हेलो एवरीवन, हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक का चैप्टर चल रहा था। इसकी 2 क्लास हम ले चुके हैं। आज इसकी 3rd क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने आपको चालक और कुचालक में बताया। चालक 2 तरह के होते हैं, विद्युत अपघटनी चालक और धात्विक चालक। कल हमने धात्विक चालकों की चालकत्व को प्रभावित करने वाली फैक्टर के बारे में चर्चा की। अब हम विद्युत अपघटनी सेल के बारे में चर्चा करते हैं। विद्युत अपघटनी सेल को हम वोल्टामीटर भी कहते हैं। वोल्टामीटर, विद्युत अपघटनी सेल को हम वोल्टामीटर भी कहते हैं। वह युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक प्रक्रम संपन्न कराए जाते हैं, यानी विद्युत बाहर से दी जाती है और सेल के अंदर केमिकल प्रोसेस संपन्न होता है। वह युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक प्रक्रम संपन्न कराए जाते हैं विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। यानी हमें विद्युत अपघटनी सेल में बाहर से ऊर्जा देनी होगी और बाहर से विद्युत ऊर्जा देनी होगी और सेल के अंदर रासायनिक प्रक्रिया संपन्न होगी। इस सेल के अंदर होने वाली रासायनिक प्रक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है। यानी मैं आपको सही मायने में बताऊं कि कैथोड पर अपचयन होता है और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। और यह असतः प्रवर्धित होती है, स्वतः नहीं हो रही, अपने आप नहीं हो रही, बल्कि इसको विद्युत ऊर्जा करा रही है और मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है। डेल जी विल बी इज ग्रेटर देन 0 से ज़्यादा होती है। तो आप समझ गए, वह युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत अपघटनी सेल कहलाती है। विद्युत अपघटनी सेल के अंदर होने ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है जो असतः प्रवर्धित होती है, मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है। इस विद्युत अपघटनी सेल को समझने के लिए एक पात्र लेते हैं। पात्र में प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं जिन्हें बाह्य विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं। अगर वह कैथोड से वह ऋण टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो वह इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाता है और धन टर्मिनल से जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है वो एनोड कहलाता है। विद्युत अपघटन की क्रिया को, विद्युत अपघटनी सेल की क्रिया विधि को समझने के लिए हम इस पात्र के अंदर HCl भर लेते हैं। क्या होता है, बाह्य विद्युत स्रोत से धारा प्रवाहित करने पर पहले इसका अपघटन हो जाता है। यानी इसके अंदर HCl के अंदर H धनायन और Cl माइनस आ जाते हैं। यह धनायन हमेशा कैथोड की ओर गमन करेंगी और ऋणायन हमेशा एनोड की ओर गमन करेंगी। तो कैथोड की तरफ H धनायन चलते हैं और वहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आधी H2 बना लेते हैं। ठीक इसी तरह एनोड पर Cl माइनस होता है, पहुँचता है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर आधी Cl2 में ऑक्सीकृत हो जाता है। आपने देखा कैथोड पर अपचयन क्रिया हुई, पता लगा ये अपचयन क्यों है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया हुई तो कुल मिलाकर रासायनिक जो प्रक्रम है उसमें कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है। ध्यान से समझना है, हम एक विद्युत अपघटनी सेल लेते हैं, सेल के अंदर हम HCl भर लेते हैं, HCl का विद्युत अपघटन कराते हैं। HCl का विद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। कैथोड पर हाइड्रोजन मुक्त होएगी और एनोड पर क्लोरीन मुक्त हो जाती है। ये हमारी, अब एक चीज देखिए, एनोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, ये एनोड है। एनोड पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इधर जाते हैं, बाहर यहाँ तार से इधर होते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं और कैथोड पर काम आ जाते हैं ना। तो बाह्य परिपथ में हमने देखा कि धारा प्रवाहित भी हो रही है। तो यह क्रिया कब तक चलती है,
जब तक कि बाह्य परिपथ बंद हो, अगर कहीं से तार टूट गई तो क्रिया रुक जाएगी। अगर हमने कुंजी लगा रखी है, कुंजी को हटा दिया तो क्रिया रुक जाएगी। दूसरा, सारे विद्युत अपघट्य का, समस्त विद्युत अपघट्य का अपघटन ना हो जाए। ध्यान से सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ विद्युत अपघटनी सेल के बारे में। वह युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक प्रक्रम संपन्न कराए जाते हैं विद्युत अपघटनी सेल कहलाती है। विद्युत अपघटनी सेल में ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया संपन्न होती है जो असतः प्रवर्धित होती है। इसमें मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है, डेल जी हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। इस विद्युत अपघटनी सेल को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक पात्र लेते हैं, पात्र में प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगाते हैं, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगाकर उसे बाह्य विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं। जिस इलेक्ट्रोड को हमने धन सिरे से जोड़ा है वो एनोड होता है, जिसे ऋण सिरे से जोड़ा है वो कैथोड होता है। बाह्य विद्युत स्रोत से धारा प्रवाहित करने पर पहले इसमें उपस्थित पदार्थ का अपघटन होता है। अगर हमने HCl पदार्थ लिया तो उसका अपघटन होकर H धन आयन और Cl माइनस आते हैं। यह H धन आयन कैथोड की तरफ गति करते हैं और कैथोड पर पहुंचकर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके H2 में अपचयित हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर एनोड पर पहुंचता है तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यह क्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि बाह्य परिपथ बंद ना हो। और या फिर अब मान लिया पूरा विद्युत अपघट्य ही खत्म हो जाए तो उसके बाद चाहे तुम्हारा बाह्य परिपथ खुला या बंद, क्रिया तो रुकेगी। तो समस्त विद्युत अपघट्य का अपघटन ना हो जाए, ये हमने आपको एक सामान्य विद्युत अपघटनी सेल के बारे में एक सामान्य जानकारी दी। कुल मिलाकर इस जानकारी के अंदर हम ये सीख गए कि विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ मुक्त होते हैं। जैसे अभी यहाँ पर कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर क्लोरीन मुक्त हुआ। विद्युत अपघटन की इस तरह की क्रियाओं को, विद्युत अपघटन की इस तरह की व्यापक क्रियाओं को फैराडे ने अध्ययन किया और फैराडे ने दो नियम दिए। पहले नियम का नाम प्रथम नियम ही है और दूसरे नियम का नाम द्वितीय नियम ही है। प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनों, भाई विद्युत अपघटनी सेल में धारा प्रवाहित करने पर, आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा मुक्त पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप भाषा बन सकती है। विद्युत अपघटनी विलयन में आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा m प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। m प्रोपोर्शनल टू q, और प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे, एक स्थिरांक लगाएंगे। यहाँ हमने स्थिरांक लगा लिया z। यहाँ z क्या चीज़ है, किस स्थिरांक को कहते हैं, पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो z आ गया m, और हमें पता है फिजिक्स के अनुसार q बराबर IT, तो m बराबर ZIT।
तो आप समझ गए होंगे मुक्त पदार्थ की मात्रा आवेश के समानुपाती होती है, m प्रोपोर्शनल टू q, m बराबर ZQ, Z पदार्थ पर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, q का मान IT रख लिया, ZIT। तो Z बराबर क्या हो जाएगा, m/IT। ठीक है, अब हमें Z की डेफिनेशन देनी है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की डेफिनेशन बनानी है, खुद बनानी है। देखो, जब किसी चीज़ की डेफिनेशन बनानी होती है तो पहले उसका फॉर्मूला बना लेते हैं। यहाँ हमने Z का फॉर्मूला बना लिया, m/IT। m क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ, और I क्या चीज़ है, धारा, और T क्या चीज़ है, टाइम यानी समय। हो गया काम। देखो क्या काम, तो आई परिभाषा बनाने के लिए I = 1 एम्पियर, T = 1 सेकेंड। तो अगर ये दोनों अपन ने 1 1 रख दिए तो Z = m होगा ना। तो मैं ये कहता हूँ कि किसी विद्युत अपघटनी विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। ये अपनी सूक्ष्म जानकारी बड़े सहज सरल शब्दों में मैंने आपको फैराडे का प्रथम नियम पढ़ा दिया और साथ में विद्युत रासायनिक तुल्यांक की डेफिनेशन खुद बनाना सिखा दी। अब आपको खुद बनाना, मेरे साथ बनाना है फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। m प्रोपोर्शनल टू q, m बराबर ZQ। Z यहाँ विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, q का मान IT रख दिया, m बराबर ZIT। तो Z बराबर m/IT। I बराबर 1 एम्पियर और T बराबर 1 सेकंड हो तो Z बराबर m हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। ये यहाँ पर क्या परिभाषा बनेगी, विद्युत अपघटनी विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक के तुल्य होती है। ये फैराडे का प्रथम नियम था। फैराडे का प्रथम नियम मैं फिर याद दिलाता हूँ, क्या कहता है कि मुक्त पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। मुक्त पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। अब फैराडे ने ऐसा करा, 3 सेल ले लिए, मतलब मैं वैसे 3 अलग अलग विद्युत अपघटनी सेल ले लिए और उनमें धारा प्रवाहित करी। तीनों को सीरीज में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। जरूरी नहीं है 3 लिए, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, सिर्फ 4 भी लिए हो सकते हैं। रोस्टेड, कुंजी, बैटरी, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। तीनों में अलग अलग विद्युत अपघट्य भरा। हो सकता है इसमें CuSO4 भरा, इसमें AgNO3 भरा, इसमें ZnSO4 भरा। तीनों में बराबर धारा बराबर समय के लिए प्रवाहित करी। तीनों सेलों में, क्योंकि तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं इसलिए धारा बराबर होगी, समय बराबर होगा, बराबर धारा बराबर समय के लिए प्रवाहित करी। यानी तीनों में आवेश बराबर था। जितना आवेश इसमें था उतना ही आवेश इतना था, उसमें उतना ही आवेश इतना था। और हम जानते हैं Q समान M समानुपाती Q। तो भैया जितना पहले नियम के अनुसार जितना द्रव्यमान कॉपर जितना इस पर इकट्ठा हुआ, सिल्वर इस पर इकट्ठी हुई, जिंक इस पर इकट्ठा हुआ, तो इस कॉपर का द्रव्यमान, इस सिल्वर के द्रव्यमान और जिंक के द्रव्यमान जो हैं वो कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए।
दोबारा बताता हूँ आपको छोटे से प्यारे से शब्दों में। तीनों सेलों में अलग अलग विद्युत अपघट्य है, तीनों सेलों के कैथोड पर अलग अलग पदार्थ इकट्ठा हो रहा है। क्योंकि तीनों सीरीज में हैं, तीनों में समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित करी है, इसीलिए तीनों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा भी बराबर होगी। तीनों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा कैसी होगी? समान होगी, होनी चाहिए पहले नियम के अनुसार। लेकिन जब फैराडे ने वास्तव में ऐसा करा तो ये बराबर नहीं थी, इसीलिए फैराडे ने दूसरा नियम दिया। नंबर 2, दूसरा नियम। वो दूसरे नियम में कहता है अलग अलग विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित करने पर, अलग अलग विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य के विलयन में समान धारा समान समय के लिए, समान समय के लिए प्रवाहित करने पर मुक्त पदार्थ की मात्रा m किसके समानुपाती होती है? इनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। जेड विद्युत रासायनिक तुल्यांक था, ई यहाँ तुल्यांकी भार है, तो m समानुपाती ई आ गया। ये तुल्यांकी भार क्या होता है इसकी भी चर्चा करेंगे अभी। वैसे पता होना चाहिए, तो अगर हम पहले के लिए पढ़ते तो m1 प्रोपोर्शनल टू E1, m1 बराबर KE1, m2 प्रोपोर्शनल टू E2, m2 बराबर KE2, m1 बट्टे m2 बराबर KE1 बट्टा KE2, K से K कट गया, m1 अपॉन m2 बराबर E1 बट्टा E2। ठीक है भैया। एक शब्द आता है तुल्यांकी भार। ये तुल्यांकी भार क्या है? ये 11th में बहुत कम काम आया था, मैं फिर भी बता देता हूँ। जैसे कॉपर का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, कॉपर का जो परमाणु भार है उसमें संयोजकता का भाग दे दिया। माना ये 63.5 है, उसमें 2 का भाग दिया 31.75। सिल्वर का देखिए, सिल्वर का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार कितना है सिल्वर का? लगभग 107.88 है, उसमें 1 का भाग दिया तो 107.88 ही आ जाएगा। तो आप समझ गए तुल्यांकी भार। तो पहले नियम के अनुसार इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है, और दूसरे नियम के अनुसार इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है।